हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीबीएमईटी और पीएमईटी काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन कैसे लेना है, पहली लिस्ट कब आएगी, सेकेंड लिस्ट कब आएगी, थर्ड लिस्ट कब आएगी, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप लोग मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पीबीएमईटी और पीएमईटी जो आप लोगों के बीएड एमएड और एमएड जो कोर्स होते हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है, कॉलेज से संबंधित जितनी भी जानकारी है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे कॉलेज चॉइस फिल करनी है, सब इस वीडियो में आपको क्लियर बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हुआ था, पीबीएमईटी वालों का भी हुआ था और पीएमईटी वालों का भी हुआ था। आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपका रिज़ल्ट भी बहुत टाइम पहले आ चुका था, ठीक है। रिज़ल्ट आने के बाद आपके दिमाग में ये चल रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, काउंसलिंग भी करानी है या नहीं करानी है। तो आपको सच में बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे। ऐसे टाइम सब सही चल रहा है, इसी टाइम पर मतलब इतना ही लेट इसका प्रोसेस चलता है। रियल में भी अक्टूबर में आपके एडमिशन यानी कि कॉलेज में आप लोग जाएंगे, ठीक है। हर बार की तरह ही इस बार भी सेम टू सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, जब एग्ज़ाम टाइम पर हुआ है, रिजल्ट टाइम पर आया है, तो ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी लंबा गैप यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने खींच दिया है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अब जैसा भी है आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पीटीईटी एग्ज़ाम होता है बीएड के लिए, है ना। आप सभी को अच्छे से पता होगा, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई ना कोई बंदा पीटीईटी जरूर करता है। 2 साल का और 4 साल का कोर्स रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा जो पीटीईटी में रहता है, बस कोर्स का नाम चेंज है और कोर्स थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना। देखिएगा, वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर भी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। 5,000 रुपये वहाँ पर भी लगते हैं, 5,000 रुपये यहाँ पर भी लगते हैं। फिर आप लोगों को कॉलेज चॉइस करनी होती है, यहाँ पर भी करनी होगी, वहाँ भी वही प्रोसेस था, है ना। फिर आपको कॉलेज अलॉट होगी, फिर आपको अप मूवमेंट का भी ऑप्शन मिल सकता है। उसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट के कॉलेज भरने में आते हैं, और यहाँ पर क्या है, कॉलेज भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते। जो पहले आपने कॉलेज भरे थे उन्हीं के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होती रहती है। सेकंड लिस्ट आएगी, फिर थर्ड लिस्ट आएगी, फिर आपको जब भी एडमिशन मिल जाए, जो भी कॉलेज अलॉट हो जाए, उसके बाद ऑनलाइन माध्यम में ही ई मित्र की सहायता से या बैंक की सहायता से जो है जमा हो जाते हैं आपकी एडमिशन फीस। यहाँ पर जो अभी इस नोटिफिकेशन में देख लेंगे क्या क्या प्रोसेस है, उसी हिसाब से मैं 2025 का पूरा शेड्यूल काउंसलिंग का आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो देखिएगा, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। दोनों के लिए लगभग सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत दूर तक नहीं है। एक कोर्स जो पीबीएमईटी है वो 3 साल का रहेगा, उसमें आपके 5 कॉलेज रहते हैं, ठीक है। और एक कोर्स जो है पीएमईटी वाला वो 2 साल का रहता है, वो एमएड वाले स्टूडेंट जो हैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 साल का आपका कोर्स है और आपके लगभग 165 से 200 के आसपास जो है कॉलेज रहते हैं। कुछ कॉलेज वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम पर अभी बंद भी हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से कॉलेज फिल कीजिएगा। जैसे कि टोंक का वनस्थली विद्यापीठ करके कोई कॉलेज है एमएड के लिए, वो बंद है। बीकानेर का एक कॉलेज है, वो भी बंद है। तो 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जो बंद है, उनको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, काउंसलिंग कार्यक्रम की निर्धारित तिथियां, यानी कि काउंसलिंग हेतु पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोग ई मित्र की सहायता ले सकते हैं। पास में जो भी ई मित्र की शॉप हो वहाँ पर जाकर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 5,000 रुपये शुल्क देना होता है ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से, ठीक है। ये ई मित्र वाला काम आसान है, आप वहाँ जाएंगे, आपसे 150 रुपये वो भरने के लेता है, बाकी वो सब चीज़ें खुद ही कर देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, 5,000 रुपये आप लोग दे सकते हैं। जैसे ही आप लोग 5,000 रुपये देते हैं तो इसकी डेट रहेगी 10 सितंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन का, और 17 सितंबर 2025 तक ये प्रोसेस रहेगा।
PBMET वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और PMET वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, बात क्लियर है? आगे चलते हैं। महाविद्यालय का चयन, यानी कि आपको कॉलेज चॉइस करना होगा। कॉलेज चॉइस से संबंधित अगर आपको डाउट है कि कौन से कॉलेज हैं, है ना, कौन कौन से कॉलेज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा PBMET कॉलेज लिस्ट बाय चेतन वर्मा सर। क्लियर वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। वही सेम है, सेम कॉलेज है। कॉलेज ना तो बड़े हैं ना घटे हैं। ठीक है, 2021 में जरूर PBMET में 3 कॉलेज थे, अब 5 हो चुके हैं। 2021 से ही चल रहे हैं, 21-22 से ही चल रहे हैं, वो 5 ही है। पहले उससे पहले जो है 2017-18 में वो 3 कॉलेज थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अगर PMET वाले आप स्टूडेंट हैं तो PMET कॉलेज लिस्ट बाय चेतन वर्मा सर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपकी भी वीडियो आ जाएगी, कितने कॉलेज हैं पूरी लिस्ट दिख जाएगी। या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अगर PDF हो तो आप लोग वहाँ सर्च कर लेना, वहाँ पर भी आपको मिल सकती है। पर यूट्यूब पर तो 100% आपको मिलने की संभावना है। अगर फिर भी आपकी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 10 तारीख से लेकर 17 सितंबर तक आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है महाविद्यालय का चयन वाला। तो यहाँ पर आपको कॉलेज फिल करना है, अधिकाधिक ऑप्शन भरें। इनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके कितने भी नंबर हो, कितने भी नंबर, आपको पहली प्रायोरिटी देनी है अपने ज़िले के कॉलेज को। अगर आप कॉलेज नहीं जानते हैं, जैसे M.Ed कर रहे हैं, आपको पहले अपने ज़िले में सर्च करना है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है। आप खुद ऑफलाइन माध्यम में भी जाकर कॉलेज में पूछ सकते हैं, सीनियर से बात कर सकते हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ठीक है, तो आप वो कॉलेज पहले नंबर पर भरें। दूसरे नंबर पर जो दूसरा ज़िला है नज़दीकी, उसका कॉलेज भर सकते हैं। आपके ज़िले में जितने कॉलेज हैं पहले तो वो भरिएगा। और ध्यान रखना, आप लोग अगर कोई लड़का है और वो गर्ल्स कॉलेज पहले नंबर पर भर रहा है तो वो मूर्ख है। ठीक है, अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, वो बॉयज़ कॉलेज भर रही है तो वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स वाला जो है कॉमन कॉलेज ही आपको मिलेगा, है ना। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें ओनली बॉयज़ ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का कंबाइन तो मिल जाएगा आपको कॉलेज, पर बॉयज़ आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कॉलेज भरना है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे तो बस मेरे ज़िले से ही जो है M.Ed करनी है, मेरे ज़िले से ही B.Ed M.Ed करनी है, तो आप लोग अपने ही ज़िले का कॉलेज ही भरकर रह जाइएगा। फिर आपका नंबर आ भी जाए, नहीं भी आए, पर उसके बाद अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरेंगे तो संभावना बनती है कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद आपको हो सकता है अप और मूवमेंट का ऑप्शन मिल जाए। अप मूवमेंट मतलब होता है कि अगर आपको पहली लिस्ट में 5वें नंबर का कॉलेज मिला है, आपने अप मूवमेंट यस किया, तो इसका मतलब आपको 5 से ऊपर के जो भी कॉलेज हैं, चौथे नंबर का, तीसरे नंबर का, दूसरे का, पहले का, उनमें से कोई सा भी मिलने की संभावना है। और आपको क्लियर कर दूं, PBMET और PMET में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पहली चॉइस पहले नंबर का कॉलेज ही मिलने की संभावना 101% रहती है। ये मैं अनुमान से बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका जो रहेगा डेट 10 सितंबर से 17 सितंबर रहेगा, रात्रि 12 बजे तक ये रहने वाला है। आप लोगों को अगर चीज़ें करनी है तो एक ही दिन आप लोग ई-मित्र पर जाइएगा, उसी दिन आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसी दिन आप कॉलेज भरो। ठीक है, तो ये 17 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट जो रहती है उसके इंतज़ार में मत बैठे रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सर्वर इशू वगैरह हो। तो आप लोग जो है 10 तारीख से ये स्टार्ट है, 17 तारीख को ये लास्ट रहेंगे। डेट बढ़ेगी पर कोई संभावना नहीं है, बढ़ भी जाए नहीं भी बढ़े तो हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। आप 17 तारीख को ही लास्ट मानिएगा, और ये मान के चलो कि 12 से 15 तारीख के बीच में आप लोग जो है आराम से रजिस्ट्रेशन और कॉलेज भर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई साइट बिजी नहीं रहेगी, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलो, महाविद्यालय आवंटन सूची, जो भी महाविद्यालय आपको आवंटित होगा उसकी मुख्य सूची आप लोगों को देखने को मिलेगी 17 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच में। ठीक है ना, इस बीच में आप लोगों को लिस्टें देखने को मिल जाएगी, कॉलेज आपको कहाँ मिला है, कौन सा मिला है, ये सब चीज़ें। आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में उपस्थिति का जो टाइम रहेगा वो प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा।
मान लो आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट होता है तो आप लोगों को जो है 17 सितंबर से 22 सितंबर 2025 तक उस कॉलेज में 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप उस कॉलेज में जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, है ना। ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर यह रिपोर्टिंग का कार्य होगा जिसमें आपको अपनी जो भी मार्कशीटें हैं, जैसे 10वीं 12वीं बीएससी कर रखा है तो बीएससी की, एमएससी कर रखा है तो एमएससी की, और भी जितनी भी डिग्रियां कर रखी है आपने सबकी यहाँ पर जो है मार्कशीटें आपको लेकर जानी है। 3 सेट बनाकर लेकर जाना है, साथ में ओरिजिनल तो लेकर जानी है सही। आधार कार्ड हो गया, है ना, और इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें चाहिए। और 5 या 10 फोटो आप लोग पासपोर्ट साइज भी लेकर जाइएगा, और एक लिफाफा उसमें जो रख के ले जाइएगा, जो वाइट कलर का लिफाफा होता है, या फिर आपको कॉलेज वाले भी प्रोवाइड करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके पास जो भी है ना वो लेकर जाइएगा, मतलब पूरी फाइल आप लोग ले जाइएगा। जेरोक्स की ज़रूरत पड़े तो आप नज़दीकी जो भी कॉलेज के बाहर जेरोक्स की दुकानें हैं वहाँ से भी करा सकते हैं। घर से करा कर ले जाओगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि एक जेरोक्स 2 रुपये में होती है, 2 में होगी। वहाँ बाहर क्या है 10 रुपये में एक जेरोक्स होगी। ये ध्यान आप लोग रखना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की है तो मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपकी इच्छा। 3 सेट बनाने, मतलब कि 3 आधार कार्ड की जेरोक्स, 3 जन आधार कार्ड की जेरोक्स, 3 10वीं की मार्कशीट की जेरोक्स, 3 लेके जानी है। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। चलिए हम बात करते हैं आगे की प्रोसेस की। तो रिपोर्टिंग आप लोगों की 17 सितंबर से 22 सितंबर तक ये प्रोसेस रहेगा। इसके बाद महाविद्यालय अपग्रेडेशन, यानी कि वो अपवर्ड और मूवमेंट वाला जो ऑप्शन है अपग्रेडेशन, यानी कि आप कॉलेज चेंज वेंज कर सकते हैं, इसकी रहेगी 23 सितंबर से 24 सितंबर 2025 की लास्ट डेट। ठीक है, अपग्रेडेशन मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे आपको पहली लिस्ट में 5वां कॉलेज मिला, आपको पहले नंबर का कॉलेज चाहिए था, तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन जो है यानी कि यस और नो कर सकते हैं। यस करने के बाद आप लोगों को जो है 5वां मिला कॉलेज, तो उससे ऊपर वाले कॉलेज मिल सकते हैं, जैसे चौथा, तीसरा, दूसरा, इस टाइप से। ठीक है ना, तो इसकी जो डेट मतलब रहेगी 23 सितंबर से 24 सितंबर तक। और जो है आप लोगों को अपग्रेडेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराना है कॉलेज में जाकर, जो भी कॉलेज आपको मिला है। 26 सितंबर से 30 सितंबर 2025 उसकी लास्ट डेट रहेगी। समझ गए होंगे। महाविद्यालय आवंटन प्रथम प्रतीक्षा सूची, सीटें उपलब्ध होने पर, सीटें हमेशा ही उपलब्ध ही रहती है। आपको क्लियर कर दूं, कोई भी टेंशन ले रहा हो तो मैं बता दूं, सबको कॉलेज मिल जाता है इन कोर्स में, क्योंकि इन कोर्सों की लोकप्रियता बहुत कम है और गवर्नमेंट भी इन पर ध्यान ज़्यादा नहीं देती है। ये बिल्कुल सही है कि ये रेगुलर कोर्स है, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर आप जॉब भी लगते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आपको 101% जॉब मिलती है, तो ये सब डिग्रियां मान्य हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि पहले गलतफहमियां थी वो सही हो चुकी है। ठीक है, बस यही है कि इनका इतना प्रचार नहीं है, बच्चा इतना इनरोल नहीं होता है, और गवर्नमेंट भी इन सब्जेक्ट्स में स्पेशल वैकेंसी नहीं निकालती है। इस वजह से बच्चा जो है वही बीएड तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो 26 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 के बीच आने वाली है। प्रथम प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में उपस्थिति, जैसे ही आप लोगों को प्रतीक्षा सूची में वेटिंग लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आता है, तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें 10 बजे से 4 बजे तक आप लोग जा सकते हैं। 26 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको जाना होता है, मतलब उसी बीच में आप लोग कभी जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, महाविद्यालय आवंटन द्वितीय प्रतीक्षा सूची, अगर मान लो पहली लिस्ट में सीटें खाली रह जाती है, ठीक है, तो दूसरी लिस्ट यहाँ पर जारी होगी, वो भी 30 सितंबर से 31 सितंबर तक आप लोगों को वो प्रतीक्षा सूची देखने को मिलेगी। जैसे ही दूसरी लिस्ट जारी होगी वेटिंग की, उसके बाद 10 से 4 बजे जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप लोग जाकर जो है रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर फिर भी सीटें खाली रह जाती है तो थर्ड वेटिंग लिस्ट निकलेगी 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में, और आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट होता है तो 10 बजे से सुबह 10 से शाम को 4 बजे के बीच में आप 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच आप जो भी कॉलेज अलॉट होता है आपको उसमें जाकर रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग बेकायदा करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। काउंसलिंग हेतु विस्तृत सूचना और दिशा निर्देश,
वेबसाइट से हमारा सूची वो काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। ये सब चीज़ें वही है जो कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। बाकी देख लीजिएगा, काउंसलिंग में वे ही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिनकी उपरोक्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता की परीक्षा की अंक तालिका है ना, श्रेणी हेतु, जैसे कि कहना ये चाहते हैं कि जो भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया फाइनल ईयर का, जैसे PBMET कोर्स होता है उसमें आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर यानी कि MA MSc MCOM का फाइनल ईयर दिया हो, आपका रिजल्ट आ गया हो फाइनल का, आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो, 50-55 से ऊपर आपकी परसेंटेज है, तो आप लोग जो है काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है परसेंटेज का प्रोसेस, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अगर आपका मान लो बैक आई है, फेल हो गए हैं, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाद में फिर आप फेल हो गए तो आपकी यहाँ पर जो 22,000 रुपये जो भी एडमिशन फ़ीस है वो लग गई, तो फिर आपको वापस नहीं मिलेगी। तो सोच समझ के चलना, क्योंकि पास हो तो ही एडमिशन आगे बढ़ाइएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर PMET वाले स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने B.Ed का जो फाइनल ईयर है अगर उसमें पास है तो ही यहाँ पर जो है M.Ed के लिए सोचे, एडमिशन ले। अदरवाइज जिसके बैक है, जो फेल है B.Ed सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर के सेमेस्टर में, अगर वो फेल है तो वो आगे प्रोसेस ना करें, वरना उसकी फीस डूब सकती है, दिक्कत उसको हो सकती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अंक तालिका 15 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी, अथवा जिसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है जिसका परिणाम अगर घोषित नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है फाइनल का, तो वो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर घोषणा करेंगे कि अगर मेरा प्रवेश परीक्षा की मेरिट और महाविद्यालय चयन के आधार पर होता है और मैं प्रवेश ले लेता हूं, तथा प्रवेश लेने के पश्चात मेरा परिणाम या वांछित अर्हता और प्रतिशत संतोषजनक नहीं होगा, तो मेरे द्वारा जमा कराई गई संपूर्ण प्रवेश फीस की मांग नहीं करूंगा। ये ध्यान रखना भाई, इसमें जो भी एडमिशन ले रहा है वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके फाइनल ईयर में या किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको है और आपने एडमिशन फ़ीस जमा करा दी है, तो आपको किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। ये ध्यान रखते हुए आप लोग काम कीजिएगा। तो जो बच्चा फाइनल ईयर में किसी भी PG डिग्री में या B.Ed कोर्स में डिग्री नहीं, यहाँ पर अगर उसके फाइनल ईयर में बैक है या फेल है, तो वो आगे मत बढ़िएगा। अगर बढ़ता है तो खुद की रिस्क पे बढ़िएगा, आपको पैसा वापस रिफंड नहीं होगा, क्लियर लिखा हुआ है। अगला चलते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थी महाविद्यालय चयन हेतु सभी महाविद्यालयों के नाम वरीयता से दें, यानी कि जो कॉलेज आपको पहली प्रेफरेंस पे चाहिए वो पहले नंबर पर रखें, दूसरे पर चाहिए उसको दूसरे नंबर पर रखें, तीसरे पर जो चाहिए उसको तीसरे पर रखें। इस टाइप से करोगे तभी आपका काम आसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको किसी भी हाल में B.Ed M.Ed या M.Ed कोर्स करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिएगा, और अगर ऑल राजस्थान का ऑप्शन आता है तो उसको यस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, काउंसलिंग में महाविद्यालय अपग्रेडेशन का भी प्रावधान रखा गया है और मुख्य प्रवेश सूची में ही लागू होगा, यानी कि जो पहली लिस्ट निकलेगी, अगर उसमें आपको कोई भी ऐसा कॉलेज मिलता है जो आपके मनपसंद का नहीं है, जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था और वो आपको नहीं मिला, सेकंड मिला, थर्ड मिला है, तो आपको पहली लिस्ट के बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे चेंज कर सकते हैं। बाकी सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में वो मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। अगर हम बात करें इनकी साइट की कि कौन सी वेबसाइट इन होगी, कैसे क्या करना है, तो ई-मित्र पर भी आप लोग जाते हैं तो उसे भी ज़्यादा जानकारी इन कोर्स की नहीं होगी, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी अपने प्रवेश हेतु वेबसाइट जो भी है, PBMET वालों की तो ये है pbmet.univraj.org और PMET वालों की ये है pmet.univraj.org। तो इस टाइप से आप लोग सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से काउंसलिंग पंजीकरण राशि जो 5,000 रुपये हैं आप लोग जमा करा सकते हैं, ठीक है। M.Ed महाविद्यालयों और B.Ed महाविद्यालयों में आवंटित होने पर उक्त वेबसाइट से महाविद्यालय आवंटन प्रवेश पत्र प्राप्त कर M.Ed के शेष राशि, M.Ed की जो शेष राशि है वो है 17,420 रुपये, ठीक है।
यानी कि आप लोग जैसे ही पहले 5,000 रुपये ऑलरेडी दे ही दोगे, इसके अलावा 17,420 रुपये आपकी एडमिशन फ़ीस रहेगी। टोटल फीस आपकी 1 साल की रहेगी 22,420 रुपये, ठीक है। 22,420 रुपये आपकी फर्स्ट ईयर की एडमिशन फ़ीस रहेगी। तो 2 साल आपको देनी है। 2 साल आपको देनी है। एमएड वालों की 2 साल का कोर्स है तो 2 साल आपको 22,450 तो देना ही देना है। साथ में ही जो आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे उसका फ़ीस अलग से रहेगा, 2,000-3,000 रुपये जो भी हर सेमेस्टर का। तो 2 साल के 4 सेमेस्टर होते हैं तो वो भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी कॉलेज के ड्रेस, किट, डिसर्टेशन फाइल, एक्स्ट्रा लोड अलग, ठीक है, उसका शुल्क अलग रहेगा। बीएड एमएड की हम बात करें तो यहाँ पर आप 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के तो दोगे ही सही, साथ में ही आपको एडमिशन फ़ीस देनी है 21,980 रुपये। मान लीजिएगा 22,000 रुपये आपको देनी है, तो कुल मिलाकर आपको 26,980 रुपये, यानी कि यही मान लो लगभग 27,000 रुपये आपको 1 साल की फीस एडमिशन की देनी है। और 3 साल ये देनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। 3 साल आपको ये फीस देनी है। इसके अलावा किट जो मिलता है आपको, जिसमें आपकी ड्रेस आती है ना, डायरियाँ आती हैं इंटर्नशिप की, वो सब चीज़ें आएगी, उसका फ़ीस अलग से रहेगा 2,000-3,000 रुपये जो भी हर साल का, ठीक है। और साथ में ही आप लोगों को सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होंगे उसके जो फॉर्म भरोगे आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म, उसका फ़ीस अलग से रहेगा। और 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर आपके लगेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। 5वें पॉइंट पर आते हैं। आप ये सभी ऑनलाइन माध्यम में गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे आप लोग जो है 5,000 रुपये और साथ में ही आपकी फ़ीस जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है वो दे सकते हो, ठीक है। ये ई मित्र से भी आप लोग कर सकते हैं और बैंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगला देखिएगा 5वां पॉइंट, आवंटित महाविद्यालय में आवंटन प्रवेश पत्र, जमा बैंक रसीद की दोनों मूल प्रतियाँ आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है। जब भी आपको कॉलेज आवंटन होता है, आपने 5,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर आपको कॉलेज आवंटन हो गया कॉलेज भरने के बाद, तो यहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना होता है फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए, देखिएगा। सबसे पहले तो जो आपको आवंटन हुआ है कॉलेज, उसका लेटर और आपका जो रिजल्ट है उसका जो है फ़ोटोकॉपी, दोनों की फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा साथ में ही आपको जमा बैंक रसीद की दोनों प्रतियाँ, एक तो 5,000 रुपये वाली जो रसीद मिलेगी आपको बैंक से, वो ई मित्र से मिलती है तो वो वाली, ठीक है। इसके अलावा आप 22,000 रुपये जो आपकी फ़ीस रहेगी, है ना, उसका अलग से, एमएड वालों की 17,000 कुछ, 18,000 कुछ रहेगी, उनको दोनों रसीद की यहाँ पर फ़ोटोकॉपी की आवश्यकता होगी। और एक बार जो है ओरिजिनल भी वहाँ पर जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 तो आप लोग जेरोक्स करा ही लोगे और एक सेट में आप लोग जो है ओरिजिनल वाली लगा सकते हैं। ये क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आप लोगों को जो है अपने मूल शैक्षणिक जो भी आपने अभी तक एकेडमिक प्रोसेस किया है, बीएससी, एमएससी या बीए, एमए, एमकॉम जो भी आपने किया है, उनकी मार्कशीटें आप लोगों को लेकर जानी है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी कराकर 3-3 सेट आपके बनेंगे। जाति प्रमाण पत्र की जेरोक्स लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। ओरिजिनल आपको वापस दे दिए जाते हैं, बस वो जेरोक्स वहाँ पर रखेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु साथ में लाएं। सभी प्रमाण पत्रों को 2 स्थापित प्रतियों सहित आवंटित महाविद्यालय में जमा करवाकर अपनी उपस्थिति यथा समय दें। अनुपस्थिति होने पर उनका प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रथम और प्रतीक्षा आवंटित सूची में महाविद्यालय आवंटित होगा, वे आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय तक अपनी उपस्थिति देकर प्रवेश सुनिश्चित करें। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो लेकर जाने हैं और ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं और जेरोक्स कराकर भी लेकर जाना है। आप चाहते हैं तो आपके जो भी कॉलेज है उसके बाहर भी दुकानें लगी रहती है, वहाँ भी आप जेरोक्स करा सकते हैं, पर वो महंगा सौदा होगा क्योंकि वो लूटते हैं रियल में भी। आप अपने घर से ही, आपके आसपास के एरिया से ही जो है अपनी जेरोक्स निकला के लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट्स की, और साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को वो देखेंगे और वो आपको वापस दे देंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए करते हैं ये सब चीज़ें, और जो भी डेट दी गई है उसी डेट के बीच आप लोग जो है कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। चलिए, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा। जिस बच्चे का कंप्लीट नहीं है वो या तो कंप्लीट कराकर एडमिशन ले, या फिर यहाँ पर जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर बात करके आप लोग जो है ये सर्टिफिकेट यूज़ ले सकते हैं।
तो पूछ लेना इसके बारे में, OBC MBC और EWS वाले। अपना पासवर्ड याद या संभाल कर रखें, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहेगी। तो जो भी आपका पासवर्ड है उसको ध्यान से एक तरफ लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। जो अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा राशि 5,000 में से 1,000 रुपये प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि उसे लौटा दी जाती है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी बच्चे 5,000 रुपये फीस दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, अगर उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो वो जो है अपना 4,000 रुपये वापस ले सकते हैं और 1,000 रुपये उनका जो है प्रोसेस कट जाएगा। 1,000 रुपये कट जाएंगे, बाकी 4,000 रुपये आपको वापस से मिल जाएंगे। इसी प्रकार किसी अभ्यर्थियों को सीटों की सीमितता या अन्य कारण से प्रवेश नहीं मिलता है तो उन्हें पंजीकरण शुल्क के साथ जो है 5,000 रुपये में से 500 रुपये प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापस लौटा दी जाएगी। अगर आपको कॉलेज मिल गया, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप 22,000 रुपये जो भी आपकी फीस है वो जमा नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको जो है 1,000 रुपये काट कर वो वापस दे देंगे 4,000। और अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिला तो आपको 500 रुपये काट कर यानी कि 4,500 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। रिफ़ंड का फॉर्म बाद में भरने में आता है। जैसे ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होगा, रिफ़ंड का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग रिफ़ंड का फॉर्म बाद में भर सकते हैं। उससे आपको जो भी अकाउंट नंबर है उसमें आपका पैसा वापस से मिल जाता है। गलत सूचना और कुछ भी देने पर आपका एडमिशन निरस्त होगा, इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की खुद की होगी। और यहाँ पर जो है आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर 2 जीमेल दे रखी है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यही कुछ सूचना है, बाकी इससे ज़्यादा कोई शुल्क सूचना नहीं है। एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन फ़ीस दे दी, तो उसके पश्चात किसी भी प्रकार का शुल्क आपको वापस दे नहीं होगा। तो एक बार सोच समझ के आप लोग ये सारी चीज़ें कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है आपकी 5,000 रुपये, वो आपको हर हाल में वापस से मिल जाएगी, कुछ पैसे कट कर, ठीक है। तो यही कुछ सूचना थी। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर इसकी सूचना नहीं है, आपने भी वीडियो नहीं बनाई, तो एक बार बनाकर थोड़ा बता दीजिएगा। तो वही प्रोसेस मैंने आप लोगों के लिए किया है और यही सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने हैं अगर एडमिशन लेना ही है तो। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे आपका एडमिशन होता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर कोई भी आपको शंका लगती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेक्स्ट मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।